हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। आज है हमारा मॉक टेस्ट 2 की क्लास। हम कर रहे हैं होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट, जो आपके बिहार एस्टेट के एग्जाम के लिए, डीएसएसबी के एग्जाम के लिए, एलटी ग्रेटेड के एग्जाम के लिए और बिहार पीजीटी के लिए, एनीबडी आपका होम साइंस से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, सबके लिए बेनिफिट रहेगी क्लास। तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास को आज। और लास्ट में आपको स्कोर बताना है अपना कि 50 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है। क्वेश्चन में आपके पारिवारिक बजट बनाने से क्या होता है, किसकी पारिवारिक बजट बनाने से क्या होता है। ऑप्शन में खर्चों में कटौती हो जाती है। सेकंड ऑप्शन है आमदनी का सही उपयोग होता है। थर्ड ऑप्शन है परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है। या लास्ट ऑप्शन है आपका उपयुक्त सभी। तो पारिवारिक अगर हम बजट बना के चलेंगे तो उसमें खर्चों में कटौती हो जाएगी, ये बात तो एकदम सही है। क्यों? जो हमारे अनावश्यक खर्चे हैं उनको हम नहीं करेंगे, हमारी जो इनकम होगी उसका हम सही उपयोग कर लेंगे, ये भी बात सही है। परिवार के सदस्यों को संतुष्टि मिलती है, तो जब हम बजट बनाएंगे अनावश्यक जो हमारे खर्चे होते हैं उनको हम कम करेंगे या नहीं करेंगे, और हमारी जो इनकम आ रही है उसका हम सही उपयोग करेंगे और क्या करेंगे, हम बचत भी कर पाएंगे। तो जब हम ऐसा करेंगे तो परिवार के सदस्य जो होंगे ना उनको संतुष्टि मिलेगी। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है दहेज निषेध कानून डैश यह इस बुराई को मिटाने का सरकारी तौर पर एक प्रयास था। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि दहेज निषेध कानून कब लागू किया गया, कब आया ये। ऑप्शन में 1970, 1971, 1961 एंड 1959। तो राइट आंसर बताना है आपको कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो जो आपका दहेज निषेध कानून आया था ना, वो आया था सन 1961 में। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपको बहुत सिंपल है, पर क्या कर दिया जाए, क्वेश्चन को आपको घुमा के पूछ लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है आपका नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के किस कार्य के लिए उनकी सराहना की गई। इस देखिए क्वेश्चन में आपके क्या छुपे हो, मतलब एक क्वेश्चन से आपके कई क्वेश्चन बने हैं। देखिए नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे, मोहम्मद यूनुस थे। इनको किस कार्य के लिए सराहना मिली ये बता देना है आपको। ठीक है, ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें। और एक ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि मोहम्मद यूनुस को कौन सा पुरस्कार मिला, तो उनको कौन सा पुरस्कार मिला, नोबेल पुरस्कार मिला। तो आपको हर क्वेश्चन को ऐसे पढ़ना है कि हो सकता है अगली बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ लिया जाए। ठीक है, तो हर तरीके से आपको क्वेश्चन रेडी रखना है अपना। ऑप्शन में सहकारी संघ, डेयरी विकास, साक्षरता का प्रोत्साहन या सूक्ष्म साख। तो नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सूक्ष्म साख के लिए उनकी सराहना की गई थी। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ है। तो जो आपका दहेज निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ है ये बताना है आपको। देखिए आप हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया वो भी सेम था, ए भी सेम है आपका। पर क्या किया गया है, वहां पे क्वेश्चन की जो लैंग्वेज थी ना, क्वेश्चन को घुमा के पूछ लिया गया, और यहाँ एकदम सिंपल तरीके से क्वेश्चन को पूछोगे। तो इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चन को इंक्लूड किया हुआ कि जिससे आपको आइडिया लग जाए कि किस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन घुमा के पूछे जाते हैं। ऑप्शन में 1982 है, 1994 है, 1961 है एंड 1970 है। तो इसमें भी आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 1961। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और दहेज एक क्या है, दहेज हमारी एक सामाजिक समस्या बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके प्रारंभिक वर्षों में गृह विज्ञान को किस नाम से जाना जाता था। तो स्टार्टिंग में होम साइंस को किस नाम से जाना जाता है ये बताना है आपको। डोमेस्टिक साइंस के नाम से जाना जाता था, दिल्ली में तो अभी भी डोमेस्टिक साइंस के नाम से ही जाना जाता है, या हाउस होल्ड साइंस के नाम से जाना जाता है, या हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स के नाम से जाना जाता है, या उपरोक्त सभी। तो देखिए जो पहले के टाइम पे होम साइंस को ना डोमेस्टिक साइंस के नाम से जाना जाता था, हाउस होल्ड साइंस के नाम से भी जाना जाता है, और हाउस होल्ड इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, और अब होम साइंस को हम जानते हैं कम्युनिटी साइंस के रूप में। जो अब प्रेजेंट टाइम में जानते हैं ना, वो होम साइंस को हम कम्युनिटी साइंस के रूप में हम इसको जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, दीर्घावधिक लक्ष्य संभवतः डैश समझे जाते हैं, यानी कि जो दीर्घ अवधि के लक्ष्य होते हैं ना वो क्या समझे जाते हैं, आपको ये बताना है। स्थायी होते हैं वो, लचीले होते हैं, अस्थायी होते हैं, या उक्त में से कोई नहीं। तो जो आपके दीर्घ अवधि जो यानी कि जो लंबे समय तक के लिए लक्ष्य होते हैं ना वो संभवतः कैसे होते हैं, स्थायी होते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्थायी लक्ष्य कैसे हो, जैसे दीर्घावधिक लक्ष्य में आपके क्या आ जाएगा, इसमें आ जाएगा जैसे आपके मकान बनवाना, घर बनवाना, शादी करना, अच्छी एजुकेशन दिलाना, ये सब हमारे दीर्घकालीन लक्ष्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था है, तो भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है ये बताना है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, सेकेंड ऑप्शन है स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय, थर्ड है आपका केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, एंड लास्ट है आपका इनमें से सभी। तो भारत की केंद्रीय स्वास्थ्य व्यवस्था ये आपके स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भी है, स्वास्थ्य सेवाओं का सामान्य निदेशालय भी है, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय भी है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, पारिवारिक प्रणाली के चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली क्या है। तो जो पारिवारिक प्रणाली, आप लोग सभी परिवार में रहते हो तो आपके चारों ओर प्राथमिक सामाजिक प्रणाली के क्या क्या है ये बताना है। मित्र हैं, मित्र सही बातें हैं, संबंधी भी हैं, पड़ोसी भी हैं, सब हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। और आपको अपने स्कोर काउंट करते रहना है, आपको कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर भी लास्ट में बताना है, जिससे आपको पता चल सके कि एग्जाम डेट आ चुकी है, आपकी प्रिपरेशन किस हिसाब से हो रही है। क्वेश्चन में कौन स्वनिर्मित रेशम नहीं है, बात नहीं की है, तो ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को, ऐसा ना हो फ्लो फ्लो में आप नहीं पढ़ना भूल जाओ। तो कौन सा ऐसा रेशम है जो स्वनिर्मित नहीं है। ऑप्शन में मूंगा रेशम, काता हुआ रेशम, लपेटा रेशम और अरंडी रेशम। तो जो काता हुआ रेशम है ना वही आपका लपेटा रेशम कहलाता है। तो इस क्वेश्चन को जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी एंड ऑप्शन सी, दोनों आपके क्या हैं, सही आंसर हो जाएंगे। तो ये कौन से होते हैं, ये आपके स्वनिर्मित रेशम के अंतर्गत नहीं आते हैं, बल्कि मूंगा रेशम आ जाता है और अरंडी रेशम आ जाता है आपका। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। जैसे आपने बहुत से क्वेश्चन मतलब अपने एग्जाम जो होते हैं ना उसकी जो आयोग की आंसर की आती है उसमें भी आपने देखा होगा कि आयोग क्या करता है दो ऑप्शन को सही मान लेता है, उसी तरह इस क्वेश्चन में हुआ है। तो ऑप्शन बी एंड सी राइट आंसर हो जाएंगे आपके। क्वेश्चन है आपका नेक्स्ट, बंद डिब्बा युक्त भोज्य पदार्थ में भूरी बिंदी दर्शाता है कि भोजन कैसा है। बात किसकी की जा रही है, भूरी बिंदी की। शाकाहारी है, अंडा युक्त है, मांसाहारी है या तरल है। तो जो आपकी भूरी बिंदी दर्शाता है ना, भूरी बिंदी जो दर्शाता है वो तरल यानी कि लिक्विड चीज को क्या दर्शाता है, आपका ब्राउन बिंदी दर्शाता है। और जो आपका शाकाहारी होता है, शाकाहारी को दर्शाता है आपका ग्रीन डॉट। ठीक है, शाकाहारी वस्तु जो होगी ना उसमें आपका ग्रीन डॉट होगा, जो आपका मांसाहारी वस्तु होगी उसमें आपका कैसा रेड डॉट होगा, और जो आपका लिक्विड फॉर्म में होगा उसमें आपकी ब्राउन बिंदी होगी। ठीक है, ब्राउन डॉट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कैल्सीटोनिन डैश अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। तो आपको ये बताना है जो कैल्सीटोनिन है ना वो कितने अमीनो अम्लों की संख्या वाला एक पेप्टाइड होता है। देखिए जो आपका अमीनो एसिड होता है ना, अमीनो एसिड प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई होती है। क्या होता है अमीनो एसिड, प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या कहलाती है, अमीनो एसिड कहलाती है। कई सारे अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, और प्रोटीन का जो अपघटन होता है ना तो वो किस में टूटता है, वो टूटता है अपने अमीनो एसिड में। इसलिए ही कहा जाता है कि प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, अमीनो एसिड होती है। ये क्लियर है आपको, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन आपके बनते हैं। अब हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में आपके जो कैल्सीटोनिन है ना डैश अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड है। ऑप्शन में दिए हुए हैं, ऑप्शन में आपके 8 है, 16 है, 32 है और आपका 42 है, यानी कि 42। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपको बताना है कि इसमें राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि 8। तो कैल्सीटोनिन 8 अमीनो अम्ल की संख्या वाला एक पेप्टाइड होता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। ऑप्शन में है सूखा रोग, बेरी बेरी, रतौंधी और एनीमिया।
तो जो आपका एनीमिया होता है ये आयरन और फॉलिक एसिड की कमी से होता है। रतौंधी आपका विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी होता है आपका विटामिन B1 की कमी से। तो बचा आपका एक ही ऑप्शन, सूखा रोग। तो सूखा रोग जो होता है ना आपका, वो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? और इसको हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं। किसके? इसको हम रिकेट्स के नाम से भी जानते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सी रेजिस्ट डाइंग तकनीक है? ऑप्शन में टाई एंड डाई, सेकंड ऑप्शन है आपका इकार्ट, थर्ड है बाटिक एंड लास्ट ऑप्शन है आपका इनमें से सभी। तो जो आपकी रेजिस्टेंट डाइंग में आ जाएगा ना, ये टेक्निक होती है टाई एंड डाई में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, टाई एंड डाई की टेक्निक कैसी है? रेजिस्टेंट डाइंग की है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन में भारतवर्ष में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र है। तो भारतवर्ष में लड़कियों की विवाह की न्यूनतम कानूनी उम्र कितनी है, ये बताना है। ऑप्शन में 18 वर्ष, 21 वर्ष, 22 वर्ष और 16 वर्ष। तो भारत में जो लड़कियों की विवाह की उम्र है ना, वो है 18 वर्ष। और यहीं अगर लड़कों की बात की जाए तो 21 वर्ष। बॉयज की है 21 वर्ष एंड गर्ल्स की है आपकी 18 वर्ष। ठीक है, क्लियर है ये? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डैश ऊष्मा का कुचालक है। तो ऊष्मा का कुचालक कौन सा तंतु है? कौन सा ऐसा है जो ऊष्मा का कुचालक है? सूत होता है, रेशम होता है, लिनन होता है या रेयॉन होता है? तो जो ऊष्मा का कुचालक होता है वो हो जाता है आपका रेशम। बल्कि सूत हो गया, लिनन हो गया, रेयॉन हो गया, ये तो आपके गुड कंडक्टर ऑफ हीट होते हैं, यानी कि क्या होते हैं? सुचालक होते हैं, ना कि कुचालक। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर इसमें हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, जब एक महिला 2 या 2 से अधिक पुरुषों से विवाह करती है तो वह विवाह क्या कहलाता है? क्वेश्चन को ठीक से पढ़िए। जब एक महिला किससे विवाह कर रही है? 2 या 2 से अधिक पुरुषों से, तो बहुपति विवाह कहलाएगा, सामूहिक विवाह कहलाएगा, बहुपत्नी विवाह कहलाएगा या धार्मिक विवाह कहलाएगा? जब महिला कर रही है 2 या 2 से अधिक पुरुषों से, तो वो कहलाता है बहुपति विवाह। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और वहीं अगर पुरुष करता 2 या 2 से अधिक महिलाओं से विवाह, तो यह बहुपत्नी विवाह कहलाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सौंदर्यिक क्या है? आपको ये बताना है। पुरुष धन है, स्त्री धन है, पुत्र धन है या इनमें से कोई नहीं? तो जो आपका सौंदर्यिक है ना, ये आपका क्या होता है? स्त्री का धन होता है, स्त्री धन। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। सौंदर्यिक आपका सौंदर्य यानी कि ब्यूटी से संबंधित है, तो ये स्त्री धन होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पारिवारिक जीवन चक्र की अंतिम अवस्था है। तो पारिवारिक जीवन चक्र की जो अंतिम अवस्था है ना, वह कौन सी है, ये बताना है। विस्तृत परिवार है, संकुचित परिवार है या प्रारंभिक परिवार है? तो आपके पारिवारिक जीवन चक्र की कितनी अवस्था होती है? 3 अवस्था होती है। 3 अवस्था में पहली अवस्था होती है आपकी प्रारंभिक परिवार। इसमें केवल कौन रहता है? हस्बैंड वाइफ रहते हैं। ठीक है, वो अपना जीवन यापन करते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा विस्तारित परिवार, सेकंड नंबर पे होता है। इसमें क्या हो जाता है कि उनका एक बच्चा हो जाता है, और ये काफी लंबे टाइम तक चलता है हमारा विस्तृत परिवार। इसमें बच्चा होता है, और वो बच्चा जब तक मतलब अपना सेटल होके, एजुकेशन करके, शादी करके, जब तक कहीं अपनी दूसरी जगह सेटल ना हो जाए, तब तक ये क्या चलती है? ये स्टेज आपकी चलती रहती है। तो इसीलिए कहा जाता है जो विस्तृत परिवार होता है ना, ये आपका ज्यादा टाइम तक की स्टेज चलती है। थर्ड स्टेज होती है आपकी संकुचित अवस्था। इसी में क्या हो जाता है? इसी में पति पत्नी फिर रह जाते हैं अकेले। देखिए, फर्स्ट वाले में क्या हुआ? पति पत्नी आए। फिर सेकंड वाले में क्या हुआ? इनका एक बेबी भी हो गया, उसने एजुकेशन ली, जॉब लगी उसकी, शादी की, फिर वो दूसरी जगह पे चला गया। फिर थर्ड वाले में क्या हुआ? जो ये पति पत्नी फर्स्ट में बचे थे ना, वही थर्ड वाले में ही बचे। तो थर्ड वाला कहलाता है आपका संकुचित परिवार। यह जीवन चक्र की अंतिम अवस्था होती है। इसे खाली घोंसला भी कहा गया है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसमें कौन सा हो जाएगा हमारे अंतिम अवस्था? संकुचित परिवार हो जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, कार्य अध्ययन किया जाता है। तो कार्य अध्ययन कैसे किया, किसमें किया जाता है, ये बताना है। प्रक्रिया चार्ट द्वारा, सक्रिय चार्ट द्वारा, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा या उपयुक्त विधि द्वारा? तो जो आपका कार्य अध्ययन किया जाता है ना,
कार्य अध्ययन किया जाता है, प्रक्रिया चार्ट द्वारा भी करेंगे, संक्रिया चार्ट द्वारा भी करेंगे, सूक्ष्म गति अध्ययन द्वारा भी करेंगे। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, यानी कि उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। क्वेश्चन में पारिवारिक साधन के प्रकार हैं, तो आपको ये बताना है पारिवारिक साधन के कितने प्रकार हैं। ऑप्शन में मानवीय और अमानवीय। सेकंड ऑप्शन है आपका परंपरागत और गैर परंपरागत। थर्ड है आपका लोचमय और आलोचमय, एंड लास्ट है आपका पूर्ण एवं अपूर्ण। तो पारिवारिक साधन के प्रकार में आपके आ जाते हैं मानवीय और अमानवीय। मानवीय संसाधन वो होते हैं जो व्यक्ति के अंदर निहित होते हैं। इसमें आ जाएगा आपके समय, शक्ति, रुचि, कौशल, ज्ञान, अभिवृत्तियां। ये किस में आ जाएंगे? आपके मानवीय साधन में। अमानवीय साधन में वो आ जाते हैं जो मनुष्य के अंदर विद्यमान नहीं होते हैं बल्कि बाहरी वातावरण में होते हैं। इसमें आपके पैसा आ जाता है, लाइब्रेरी, गार्डन, जिसे छू सकते हैं, और जो भी आपके आसपास की वस्तुएं हैं, चेयर में टेबल, ये सब चीजें आपके आ जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में है आपके पूछा हुआ आपसे वस्तुओं एवं सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो कि मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है, वह कहलाता है। तो वस्तुओं एवं सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध है, वह क्या कहलाएगा, ये बताना है। मौद्रिक आय कहलाएगा, वास्तविक आय कहलाएगा, मानसिक आय कहलाएगा, या कुल आय कहलाएगा। तो ये कहलाता है आपका, क्या कहलाता है? वास्तविक आय कहलाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका शरीर में प्रोटीन, तो आपको ये बताना है शरीर में प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है। कोशिका का निर्माण करता है, मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, कोई कार्य नहीं करता, चर्बी बढ़ाता है। चर्बी बढ़ाने का कार्य आपका फैट का है, फैट आपके चर्बी बढ़ाता है, कोई कार्य नहीं करता, ये तो होगा ही नहीं। जब कोई कार्य नहीं करेगा तो हम प्रोटीन कंज्यूम क्यों करेंगे, या प्रोटीन क्यों होगा हमारी बॉडी में। सेकंड है आपका मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करता है, तो मुख्य रूप से आपको ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट, और फैट भी करता है, पर मुख्य रूप से जो करेगा ना वो कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है? तुरंत इंस्टेंट एनर्जी देता है बॉडी को। तभी तो हम क्या करते हैं, जब वीकनेस फील होती है तो हम लोग इलेक्ट्रोल पाउडर पीते हैं, नींबू पानी पीते हैं। ऐसा तो नहीं कि हमें चक्कर आ रहे हैं, हमने ऑयल उठा के पी लिया या घी खा लिया, तो हम ऐसा नहीं करते हैं। ठीक है, तो हमारा एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन ए। क्या करता है? शरीर में प्रोटीन कोशिका निर्माण में मदद करता है, यानी कि टिश्यू निर्माण में मदद करता है, और टिश्यू की टूट फूट में मरम्मत करता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा प्रारंभ करना चाहिए, तो बात किसकी की जा रही है? बालक के लिए। तो बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ कब करना चाहिए, कब से करना चाहिए? प्रारंभिक स्तर से, पूर्व माध्यमिक स्तर से, माध्यमिक स्तर से, या उच्च माध्यमिक स्तर से? तो बालकों के लिए गृह विज्ञान शिक्षा का प्रारंभ करना चाहिए प्राथमिक स्तर से ही। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य है, तो गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य क्या है? महंगी वस्तुओं को खरीदना, या सेकंड ऑप्शन है अपनी शान को सुरक्षित बनाने के लिए, सेकंड है भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, या उपयुक्त सभी के लिए। देखिए, गृहिणी द्वारा बचत करने का उद्देश्य ये तो नहीं है कि गृहिणी ने बचत की और क्या कर दिया, दिवाली आई, महंगी महंगी शॉपिंग कर ली, सारा पैसा खर्च कर दिया, ये नहीं होता। ठीक है, अपनी शान को सुरक्षित करने के लिए ए भी नहीं होगा, बल्कि हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए आवश्यक है, तो आपको ये बताना है वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है। अत्यधिक धन की उपलब्धता होना, पति का शिक्षित होना, पत्नी का सुंदर होना, या पति पत्नी में समुचित समायोजन होना। अत्यधिक धन का होना, अगर ऐसा होता तो ऐसा टीना ढाबी को सब लोग जानते होंगे, वो एक आईएएस ऑफिसर है। क्या है? आईएएस ऑफिसर है टीना ढाबी। उसका हस्बैंड भी क्या है? आईएएस ऑफिसर है। तो उन दोनों में क्या है? पैसे की तो कोई कमी नहीं है, अच्छी खासी जॉब पे हैं। ठीक है, आईएएस ऑफिसर है। तो वैवाहिक जीवन की सफलता के लिए धन मैटर नहीं करता है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा? हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पति शिक्षित होगा, ए भी हमारा सही आंसर देगा। पत्नी सुंदर होगी, ये ऑप्शन तो एकदम ही गलत होगा। ऐसा नहीं होगा कि अगर वाइफ सुंदर होगी तभी हमारा वैवाहिक जीवन जो होगा अच्छा चलेगा।
बल्कि क्या होना चाहिए, पति पत्नी में समुचित समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट होना चाहिए। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इनमें क्या था, पैसा था, नेम फेम सब था, पर क्या नहीं था, एडजस्टमेंट नहीं था, इसलिए हमारा क्या हो गया, अत्यधिक धन वाली उपलब्धता वाली कमी हो गई। बल्कि क्या होना चाहिए, पति पत्नी में समुचित समायोजन होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित संगठन वाले रेशो की पहचान कीजिए जिसमें 49 से 50% क्या है आपका कार्बन है, 20 से 24% आपका क्या है ऑक्सीजन है, 16% नाइट्रोजन है, 7% हाइड्रोजन है एंड 4% क्या है सल्फर है। तो ये क्या कहलाएगा, आपको ये बताना है। कपास है, लिनन है, रेशम है या ऊन है। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। ठीक है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यानी कि ऊन यानी कि वूल। ठीक है, तो वूल का संगठन क्या होता है, ऊन में 49 से 50% क्या होता है आपका कार्बन होता है, 23 से 24% आपका ऑक्सीजन होता है, 16% नाइट्रोजन होता है, 7% आपका हाइड्रोजन होता है और 4% आपका सल्फर पाया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अमानवीय संसाधन नहीं है, बात नहीं की जा रही है। ठीक है, ठीक से पढ़िएगा क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा अमानवीय साधन नहीं है, ऊर्जा है, संपत्ति या माल है, धन है या समय है। तो टाइम आपका किस में आ जाता है, अमानवीय संसाधन में आ जाता है, धन भी अमानवीय में आ जाता है, संपत्ति भी आपकी अमानवीय में आ जाती है। जो ऊर्जा है, ऊर्जा आपकी आ जाती है मानवीय संसाधन में। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर हो जाए। क्यों, क्योंकि ऊर्जा जो होती है ना व्यक्ति के अंदर निहित होती है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से समाजशास्त्र की एक विशेषता कौन सी है। तो आपको किसकी समाजशास्त्र की विशेषता बतानी है। ऑप्शन में यह अनुभव आश्रित है, यह वस्तुनिष्ठ है, यह मूल्य तटस्थ है, यह अनुमान विषयक है। तो समाजशास्त्र की जो एक विशेषता है वो है यह मूल्य तटस्थ है। कौन सी, यह मूल्य तटस्थ है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, वह समय अवधि जब कई प्रकार की विधियां एक साथ की जाती है उसको कहते हैं। क्वेश्चन में की पॉइंट छुपा हुआ है। की पॉइंट क्या है, एक वह समय की अवधि जब कई गतिविधियां एक साथ की जाएगी। जो कई सारी गतिविधियां, कई सारी एक्टिविटी एक साथ की जाएंगी उसको क्या कहेंगे, विश्राम की अवधि, कार्य योजना, कार्यभार का शिखर या कार्य क्षेत्र। तो ये कहलाएगा आपका कार्यभार का शिखर, जिसको हम पीक लोड के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि गतिविधि एक्टिविटी जो होती है हमारी गतिविधियां वो एक साथ आ जाती हैं। जैसे कुछ लोगों के लिए क्या होगा, मॉर्निंग का जो टाइम होगा उसमें हस्बैंड ऑफिस जाते होंगे, बच्चे स्कूल जाते होंगे, तो उस टाइम क्या होगा, बहुत सारी एक्टिविटी एक साथ आ जाती है। तो वो किसी व्यक्ति के लिए मॉर्निंग का टाइम क्या हो सकता है, पीक लोड हो सकता है। किसी व्यक्ति के लिए दोपहर का टाइम पीक लोड हो सकता है। तो हर व्यक्ति के अनुसार उसका पीक लोड अलग अलग होता है, उसकी किसके लिए, वर्क के अकॉर्डिंग उसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, डैश साधन टूल का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारियों के चयन में किया जाता है। तो किस साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन के लिए किया जाएगा। कार्य वर्णन है, कार्य विश्लेषण है, कार्य विनिर्देशन है या कार्य सारणी है। तो राइट ऑप्शन बताना है। राइट ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा, तो इसमें जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। तो कार्य सारणी साधन का उपयोग, किसका उपयोग, कार्य सारणी साधन का उपयोग विशिष्ट कार्य के लिए उचित कर्मचारी के चयन के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पाठ्यक्रम उपयोगी है। तो आपको ये बताना है पाठ्यक्रम यानी कि जो करिकुलम होता है वो किसके लिए उपयोगी है, शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए, या शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने के लिए, या समय और शक्ति के उपयोग के लिए, या उपरोक्त सभी के लिए। ठीक है, तो जो आपका करिकुलम उपयोगी होगा ना वो शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी होगा, शैक्षिक प्रक्रिया व्यवस्थित करने के लिए भी होगा, समय व शक्ति के उपयोग के लिए भी क्या होगा। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, विकासात्मक कार्य को परिभाषित कीजिए। आपको क्या बताना है, विकासात्मक कार्य, सामाजिक अपेक्षाएं, संस्कृति, सीखना या
प्रेरणा। तो जो आपके विकासात्मक कार्य को परिभाषित क्या करता है, विकासात्मक कार्य को आपका परिभाषित करता है सामाजिक अपेक्षाएं। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा विकासात्मक कार्य यानी कि डेवलपमेंट टास्क। इसको दिए थे आपके हैविंग हस्ट ने। ठीक है, किसने दिए थे, हैविंग हस्ट ने दिए थे। इससे भी क्वेश्चन बनता है आपका, इसको भी आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एंजल के नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है भोजन पर खर्च होने वाला प्रतिशत क्या होता है, बढ़ता है, घटता है, यथावत रहता है या कुछ नहीं कहा जा सकता। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्या है, एंजल के नियम के अनुसार जैसे जैसे परिवार की आय बढ़ती है भोजन पर खर्च होने वाला जो प्रतिशत होगा ना, प्रतिशत तो आपका घटेगा यानी कि कम होगा, बल्कि जो आपका रुपए है मतलब खर्चा है, खर्चा आपका ज्यादा होगा भोजन पे। कैसे ज्यादा होगा, देखिए आप लोग कि अगर एक फैमिली मेंबर है, ये इस फैमिली मेंबर की सैलरी है 2.5 लाख समथिंग है, इनकम अच्छी खासी आ रही है, 2.5 लाख मंथली आ रही है, तो ये क्या करेंगे, 15 दिन तो घर पे खाना खाएंगे, 15 दिन रेस्टोरेंट पे खाना खाएंगे। तो जो राशन का सामान आएगा इनके घर में वो तो कम जाएगा ना, 15 दिन के अकॉर्डिंग जाएगा। और वहीं पे क्या हो रहा है, जो इनका भोजन पर प्रतिशत है तो प्रतिशत तो कम हो रहा है, पर क्या हो रहा है, अगर नॉर्मल देखा जाए तो नॉर्मल बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन में आपसे प्रतिशत पूछा जाता है और प्रतिशत ही पूछा जाता है, कई एग्जाम में मैंने नोटिस किया है। अगर भोजन पर खर्च के बारे में क्वेश्चन आता है एंजल के नियम के अनुसार तो उसमें हर बार आपसे प्रतिशत ही पूछेगा, तो जो आपकी प्रतिशत आय होगी ना वो घटेगी। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंधन को क्या कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंध यानी कि मैनेजमेंट को क्या कहेंगे। ऑप्शन में गृह प्रबंध कहेंगे, परिवार प्रबंध कहेंगे, हाउस कीपिंग कहेंगे या संसाधनों की देखरेख कहेंगे। तो इसमें राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बताइए आप लोग। तो जो आपको एक परिवार चलाने में शामिल जिम्मेदारियों के प्रबंध को कहा जाता है गृह प्रबंध यानी कि होम मैनेजमेंट। ठीक है, तो एक आपका सब्जेक्ट भी होता है इसी के अंदर, क्या होता है, होम मैनेजमेंट। एचएम पढ़ते हो ना आप लोग, तो होम मैनेजमेंट होता है, होम मैनेजमेंट के आपके अंदर आ जाता है फैमिली मैनेजमेंट। तो आपका कोर सब्जेक्ट तो आपका होम मैनेजमेंट में ही होता है। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाता है आपका फैमिली मैनेजमेंट, तो इसलिए आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सरलीकरण से संबंधित नहीं है। अगेन नहीं वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है आपसे, तो क्या संबंधित नहीं है ये बताना है। बजट चार्ट है, प्रक्रिया चार्ट है, फ्लो चार्ट है या आपका परिचालन चार्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर बताना है आपको। तो कार्य सरलीकरण से, तो कार्य सरलीकरण से आपका बजट संबंधित नहीं है, बल्कि बजट किससे संबंधित है, बजट आपका इनकम से संबंधित होता है यानी कि आय और व्यय से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, गृह व्यवस्था प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण सोपान क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है ये बताना है। संगठन है, मूल्यांकन है, नियंत्रण है या आयोजन है। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, सबको पता होगा। होम मैनेजमेंट गृह व्यवस्था प्रक्रिया का जो सबसे महत्वपूर्ण सोपान होगा वो हो जाएगा आपका आयोजन यानी कि प्लानिंग। जितनी अच्छी हमारी प्लानिंग होगी उसी तरीके से हमारा क्या होगा, कार्य होगा। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो हम गोल को अपने उसी तरीके से अच्छे से अचीव कर सकते हैं। अगर हमारी प्लानिंग ही बेकार होगी तो हम गोल को अचीव कर ही नहीं पाएंगे। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्लियर है क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे कहते हैं। वह सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय में ही से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे क्या कहते हैं। एक्सोगोमी कहेंगे, गोत्र एक्सोगोमी कहेंगे, एंडोगैमी कहेंगे या सपिंड एक्सोगोमी कहेंगे। तो इसमें जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी यानी कि एंडोगैमी। तो सामाजिक नियम जिसमें व्यक्ति को अपने समुदाय से ही विवाह के लिए साथी ढूंढना होता है उसे एंडोगैमी के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। आप लोग अपने स्कोर जरूर काउंट करते जाइएगा। क्वेश्चन है, पोछा लगाना किस प्रकार का कार्य है। हल्का कार्य है, सामान्य कार्य है, कठिन कार्य है या ए व सी दोनों है। तो जो आपका पोछा लगाना आता है ना, पोछा लगाना आता है आपके कठिन कार्य में। इसमें एनर्जी सबसे ज्यादा जाती है किसमें, पोछा लगाने में।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कठिन कार्य। बहुत ज्यादा एनर्जी जाती है आपके फर्श पोछने में, पोछा लगाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन है व्यस्त अवधि में जो गतिविधियां एक दूसरे पर ढेर लगाती हैं उन्हें कहते हैं। इसी तरह का क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़ा था, क्वेश्चन आपका सेम है, बस क्या कह रहे हैं, लैंग्वेज चेंज की गई है। ठीक है, ऑप्शन में कार्य वर्ग है, व्यवस्था वर्ग है, समय भार है, या इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन का कहने का तरीका एक ही है जो पिछले प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने पढ़ा था, पर क्या कर दिया गया, बस लैंग्वेज चेंज कर दी गई। तो व्यवस्था अवधि वो कौन से मतलब टाइम पीरियड है जब गतिविधियां, जब एक्टिविटी एक के ऊपर एक ढेर लगा लेती हैं, वो कहलाता है आपका व्यवस्था भार, यानी कि पीक लोड के नाम से हम उसको जानते हैं। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है योग्यता कौन सा साधन है। तो आपको बताना है जो योग्यता है ना, योग्यता कौन सा साधन है आपका, यानी कि एबिलिटी। मानवीय साधन है, अमानवीय साधन है, भौतिक साधन है, या सामाजिक साधन। तो योग्यता, योग्यता को आप किसी की छू सकते हो, बिल्कुल नहीं छू सकते हो। तो ये क्या होती है, जो योग्यता यानी कि एबिलिटी होती है, ये मनुष्य के अंदर ही निहित होती है, तो एक मानवीय साधन के अंतर्गत आती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में कौन सा पदार्थों का उपयोग करना चाहिए। तो दांतों के स्वास्थ्य के लिए गर्भकाल में किसका उपयोग करना चाहिए, आम का, संतरा का, अमरूद का, या चीकू का। तो गर्भकाल के समय किसके लिए, दांतों के स्वास्थ्य के लिए संतरे का उपयोग करना चाहिए। किसका, संतरे यानी कि ऑरेंज का। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसमें विटामिन सी जो होता है ना, वो भरपूर मात्रा में रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और आम में आपका विटामिन ए अच्छी मात्रा में रहता है। क्वेश्चन में आपके फफूंदी किस प्रकार का रोग है। तो क्या है क्वेश्चन में, फफूंदी जो होती है ना, फंगस, इसको हम कवक के नाम से भी जानते हैं, ये किस प्रकार का रोग है। ऑप्शन में पेट संबंधी है, नेत्र संबंधी है, त्वचा संबंधी है, या कान संबंधी है। तो जो आपका फफूंदी होता है ना, फफूंदी आपका त्वचा संबंधी रोग होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इसको हम सकेंद्रीय थैलोफाइट के नाम से भी जानते हैं। क्लियर है। और इससे जो संबंधित बीमारियां है ना, जैसे एथलीट फुट हो जाता है, दांत, खाज, खुजली, ये सब फंगस से ही होती हैं आपकी, और ये स्किन से संबंधित बीमारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है प्रबंधन है। तो प्रबंधन यानी कि मैनेजमेंट क्या है, यांत्रिक प्रोसेस है, शारीरिक प्रक्रिया है, मानसिक प्रक्रिया है, या तकनीकी प्रक्रिया है। तो जो आपका प्रबंधन यानी कि जो मैनेजमेंट होता है ना, मैनेजमेंट आपका कैसा होता है, एक मानसिक प्रक्रिया होती है। कैसा होता है, मानसिक प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन आपका स्टार्च है। तो आपको ये बताना है आपको स्टार्च क्या है, मोनोसैकेराइड है, डाइसैकेराइड है, पॉलीसैकेराइड है, या आपका वैक्स या मोम है। तो जो स्टार्च आता है आपका किस में आता है, पहले हम देख लेते हैं, जैसे हमने पढ़े थे ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो मोनोसैकेराइड में आता है आपका ग्लूकोज, फ्रक्टोज एंड ग्लैक्टोज। डाइसैकेराइड में आ जाता है आपका, क्या आ जाएगा, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ग्लैक्टोज, तो इसमें आ गया। डाइसैकेराइड में क्या आ जाएगा आपका, सुक्रोज, माल्टोज एंड लैक्टोज। बाकी जो बचता है, बाकी आ जाता है हमारा पॉलीसैकेराइड में। तो स्टार्च इसमें से कहीं है, इनमें तो है ही नहीं है, तो बचा हमारा एक ऑप्शन। तो स्टार्च हमारा क्या हो जाएगा, पॉलीसैकेराइड हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है आपका बचत का सही विनियोग है। तो बचत का सही विनियोग क्या है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है ब्याज पर धन देना, सेकंड है कोई वस्तु खरीद कर रखना, थर्ड है बचत पत्र खरीदना, एंड लास्ट है बचत खाते में जमा करना। तो बचत का जो सही विनियोग होता है ना, वो होता है बचत पत्र खरीदना। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसको हम कहाँ से खरीद सकते हैं, इसको हम पोस्ट ऑफिस से खरीद सकते हैं, यानी कि जिसको हम डाक खाना, डाक विभाग के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य है। तो पार्कर के अनुसार मानव व्यवहार की प्रेरणात्मक मूल्य कौन से है। पार्कर ने अपने 9 वैल्यू दिए थे, 9 वैल्यूज दी थी, उसमें से क्या क्या है ये बताना है। आराम, स्वास्थ्य, खेल है, प्रेम, ज्ञान की इच्छा, महत्वाकांक्षा है, उपरोक्त सभी है, या इनमें से। तो पार्कर ने जो अपनी 9 वैल्यू बताई थी ना ह्यूमन बिहेवियर की, उसमें आराम, स्वास्थ्य, खेल, ये तीनों आता है।
साथ ही आपका प्रेम, ज्ञान की इच्छा और महत्वाकांक्षा भी आता है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम अपना। क्वेश्चन है वर्तमान समय में बढ़ता जा रहा है, तो आपको ये बताना है कि वर्तमान समय में क्या बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन में एकल परिवार, संयुक्त परिवार, उपरोक्त दोनों या कोई नहीं। तो वर्तमान समय में जो बढ़ता जा रहा है वो आपका एकल परिवार बढ़ता जा रहा है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मोस्टली लोग क्या करते हैं, ज्वाइंट फैमिली में रहना पसंद नहीं करते हैं, इसलिए वो किस में रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली की तरफ बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, डैश आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। तो क्या आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आयोजन है, स्वीकार करना है, कार्य करना है और चुनना है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, यानी कि आयोजन। जो आयोजन है ना, यानी कि प्लानिंग, तो प्लानिंग आवश्यक रूप से उपलब्ध अवसरों पर आधारित कार्य योजना का निरूपण है। किसका, कार्य योजना का निरूपण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। हम सेकेंड लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका, बाल विवाह निरोधक अधिनियम किस सन में लागू हुआ। बाल विवाह निरोधक अधिनियम की बात हो रही है। ऑप्शन में 1929, 1976, 1955 एंड 2006, यानी कि 2006। तो जो आपके बाल विवाह निरोधक अधिनियम है, ये पारित हुआ था आपका 1929 में, और किसके सहयोग से, हरविलास शारदा जी के सहयोग से ये पारित हुआ। किसके, हरविलास शारदा के सहयोग से ये पारित हुआ है। उस टाइम पे जब ये पारित हुआ था सन 1929 में, उस टाइम जो लड़कियों की विवाह की उम्र थी वो 14 वर्ष थी और लड़कों की उम्र 18 वर्ष थी। बाद में इसको बदला गया, बाद में लड़कों की उम्र 18 से हटा के 21 कर दी गई और लड़कियों की 14 से हटा के 18 कर दी गई। ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से गैर मानव संसाधन है, तो आपको ये बताना है कि गैर मानव संसाधन क्या है। ऑप्शन में ऊर्जा एवं समय, सेकंड है ज्ञान एवं रवैया, थर्ड ऑप्शन है धन एवं सामुदायिक संसाधन एंड लास्ट ऑप्शन है कौशल एवं क्षमता। तो जो आपका किसमें मानव संसाधन में आता है, इसमें देख लो ऊर्जा एवं समय। तो इसमें समय क्या हो गया आपका, ऊर्जा बात की जा रही है, तो गैर मानव संसाधन पूछा गया है, ऊर्जा आपका मानव संसाधन में आ जाता है। इधर ज्ञान और रवैया आपका मानव संसाधन में चला जा रहा है, इधर कौशल एवं क्षमता दोनों मानव संसाधन में जा रही है। तो गैर मानव संसाधन में आपका धन एवं सामुदायिक संसाधन आ जाते हैं। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज की क्लास आपकी यहीं एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइएगा और क्लास का फीडबैक भी जरूर दीजिएगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको क्वेश्चन समझ में आए या नहीं है, आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। ये क्लास होती है आपकी डेली 8 PM पे, यानी कि शाम को 8 बजे होती है, और क्लास को आप डेली अटेंड किया कीजिए। थैंक यू सो मच।